तो बच्चों, 9वीं कक्षा के आज के इस मधुआप कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के कुछ पाठ यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। उसके बारे में यहाँ पर एक छोटा सा चित्र आप लोगों को देखने को मिल रहा है। यहाँ पर स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के कुछ चित्र यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं। तो इससे आपके मन में थोड़ा बहुत सवाल उठ रहा होगा कि किस लिए हम लोग यहाँ पर वर्णमाला का चित्र देख रहे हैं। तो वर्णमाला का चित्र देखने से पहला सवाल शायद आप लोगों के मन में उठ रहा होगा कि किस प्रकार से हम लोग वर्ण लिखेंगे, किस प्रकार से पढ़ेंगे, और हिंदी भाषा में और उड़िया भाषा में, इन दोनों भाषाओं में हम लोगों को क्या अंतर देखने को मिलेगा। तो इन सारे सवालों का जवाब आप लोगों को आज धीरे धीरे यहाँ पर पता चल जाएगा। देखिए, तो यहाँ पर आज हम लोग जो पहले जो वर्णमाला का जो चित्र देखा, उससे जुड़ा हुआ आज का मेरा जो विषय है, अच्छी हिंदी कैसे सीखें। तो किस प्रकार से हम लोग अच्छी हिंदी बोलना, लिखना और किस प्रकार से हम लोग उसका उच्चारण करेंगे, उसके बारे में आज हम लोग थोड़ा बहुत यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, तो सबसे पहले हिंदी में और उड़िया में, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, पहले हम लोग थोड़ा बहुत स्पष्टीकरण करेंगे। तो देखिए, हिंदी और उड़िया में स्वर ध्वनियाँ और मात्राओं के बारे में तो आप लोगों को पता होगा। जैसे हम लोग यहाँ पर छोटी की मात्रा देते हैं, बड़ी की मात्रा देते हैं, उड़िया में भी देते हैं और हिंदी में भी देते हैं। तो हिंदी और उड़िया में स्वर ध्वनियाँ हम लोगों ने पहले चित्र में देखे कि आ, ई, ये सारे हमारे स्वर वर्ण के अंतर्गत जाते हैं। उसी प्रकार से काखा, गाघा, ये हमारे व्यंजन वर्ण के अंतर्गत जाते हैं। तो स्वर ध्वनियाँ और मात्राएं लगभग समान होती हैं। उड़िया में भी हम लोग मात्राओं का प्रयोग करते हैं शब्द में, हिंदी भाषा में भी हम लोग मात्राओं का प्रयोग करते हैं। बिना मात्रा के प्रयोग के आप लोग एक भी शब्द का कल्पना नहीं कर सकते और ना ही उसका अर्थ का कोई स्पष्टीकरण होगा। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए, दोनों भाषाओं में ह्रस्व ध्वनियाँ और मात्राएं लगभग समान होती है। तो हिंदी में और उड़िया में मात्राओं का प्रयोग करके हम लोग अर्थपूर्ण शब्द बनाते हैं। जब हम उड़िया में कुछ बोलते हैं तब ह्रस्व और दीर्घ का उच्चारण हमारा ध्यान नहीं दिया जाता है। दीर्घ स्वर में क्या होता है बच्चों, दुगना समय लग जाता है। तो यहाँ पर एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, ह्रस्व ध्वनियाँ यानी जिसमें उच्चारण की मात्रा, उच्चारण जब आप लोग करते हो तो उसमें कम समय लगता है। दीर्घ स्वर जिसमें उच्चारण करते समय आपको ज्यादा समय लग जाता है। परंतु उड़िया में जब हम उच्चारण करते हैं तो इसके ऊपर हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। परंतु हिंदी में जब हम शब्दों का उच्चारण करते हैं तो कुछ शब्द हमारा क्या होता है, दीर्घ स्वर के अंतर्गत चले आते हैं और कुछ शब्द हमारे ह्रस्व ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। यानी उच्चारण करते समय कुछ शब्द हमारे कम समय में उच्चारित हो जाते हैं और कुछ शब्द क्या होता है, बहुत समय लेते हैं। उड़िया में क्या होगा, ह्रस्व और दीर्घ स्वर के उच्चारण में आपका समान समय लग जाता है। तो उड़िया में हम लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं कि कौन सा शब्द हमारा ज्यादा समय लेगा और कौन सा शब्द हमारा थोड़ा समय में उच्चारित हो जाएगा। देखिए, जैसे कि कल, काल, रज, राज, कमल, कमाल, की, उड़िया में हम लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो आप लोग जब री का उच्चारण करते हो, हिंदी में क्या होता है, री सिर्फ उच्चारित होता है, परंतु उड़िया में हम लोग कैसे उच्चारण करेंगे, यहाँ पर देखिए, री का उच्चारण हिंदी में री होगा। जैसे कि उड़िया में हम लोग क्या कहते हैं, रू। आप लोगों को थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा, उड़िया में हम लोग क्या कहते हैं, रुस्सी, ऐसे हम लोग उच्चारण करते हैं। परंतु हिंदी में जब उस रू का हम उच्चारण करते हैं तो वो क्या हो जाता है, री हो जाता है। ये थोड़ा ध्यान दीजिए बच्चों। जैसे कि यहाँ पर शब्द लिया गया है ऋषि, तो आप लोग जब हिंदी में उच्चारण करोगे ये री आपका हो जाएगा ऋषि, परंतु आप लोग जब उड़िया में उच्चारण करोगे उसको क्या कहोगे, ऋषि। उसी प्रकार से देखिए, ऋतु, ऋतु उच्चारण होगा, परंतु उड़िया में आप लोग क्या करते हो, इसको ऋतु बोल के आप लोग बोलोगे रू,
परंतु हिंदी में वो उच्चारण होगा आपका री। ये थोड़ा ध्यान देना। उसी प्रकार से और एक शब्द है अमृत, अमृत और अमृत। ओडिया में और हिंदी में थोड़ा बहुत ही अंतर है। जब हम लोग ओडिया में कहते हैं रू कहते हैं, परंतु हिंदी में जब उसका उच्चारण हम लोग करते हैं उसको हम री कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आई और औ, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, हम लोग हिंदी में कैसे उसका करेंगे प्रयोग और ओडिया में उसका प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर दिया गया है आई और ओ, मूल स्वर में नहीं है, केवल इनके संयुक्त रूप आई औ ही उच्चारित होते हैं। यद्यपि आई ओ लिखे जाते हैं, परंतु य का उच्चारण हिंदी में ज नहीं होता है। जबकि आपका ओडिया शब्द में क्या होता है, देखिए आरंभ में उपसर्ग युक्त होने पर तथा संयुक्त वर्ण होने पर उच्चारण ज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर दो शब्द लिया गया है, हिंदी में आप लोग कैसे प्रयोग करते हैं और ओडिया में उसका प्रयोग आप लोग कैसे करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर शब्द दिया गया है यमुना, तो यमुना आप लोग हिंदी में कैसे लिखते हो, य लिखते हो, परंतु जब आप लोग ओडिया में उसका उच्चारण करते हो या फिर लिखते हो तो थोड़ा सा आपका अंतर होगा। हिंदी में आपने क्या लिखा, य लिखा, परंतु ओडिया में जब आप लिखोगे ज लिखोगे। जमुना हिंदी में य होगा, परंतु ओडिया में जब आप उच्चारण करते हो या फिर लिखते हो तो उसमें प्रयुक्त होगा ज। थोड़ा ध्यान देना बच्चों। उसी प्रकार से देखिए संयोग शब्द, तो संयोग शब्द को हम लोग जब हिंदी में लिखते हैं तो संयोग लिखते हैं, उच्चारण जैसे हम लोग करते हैं उसी प्रकार से ही लिखते भी हैं। परंतु जब आप ओडिया में लिखोगे य के जगह पर आप लोगों का ज हो जाएगा। तो ज होने से क्या होगा, आपका उच्चारण भी अंतर हो जाएगा। वहां पर हिंदी में क्या होगा, संयोग आपने उच्चारण किया, परंतु ओडिया में जब आप लिखते हो संजोग बोल के य की जगह पर आपका ज यहाँ पर आ जाता है। तो जहाँ पर य का प्रयोग हम लोग हिंदी में करते हैं उसी का प्रयोग जब हम ओडिया में करते हैं तो य के जगह पर वो ज हो जाता है। ये थोड़ा सा बच्चों ध्यान देना। जैसे हम लोगों ने हिंदी में यमुना लिखा, जब हम ओडिया में लिखते हैं य के जगह पर ज हो गया। उसी प्रकार से जब हम संयोग लिखते हैं तो ओडिया में जब हम लिखते हैं य के जगह पर ज हो गया। तो बच्चों और एक चीज यहाँ पर देखिए, व और व के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत याद होगा। देखिए व का उच्चारण हिंदी में व होता है, जबकि ओडिया में वो क्या हो जाता है, ब। हिंदी में सिर्फ आप ये ब्लैंक वाला व लिखते हो, परंतु जब ओडिया में लिखते हो उसके बीच में ऐसे एक लकीर खींच के आप लोग ब लिखते हो। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिया गया है। तो देखिए पहला वाला उदाहरण वन, हम लोग हिंदी में भी वन लिखते हैं, परंतु ओडिया में क्या हुआ, वन। देखिए यहाँ पर जो व हुआ था वो आपके ओडिया में ब हो जाएगा, वन। उसी प्रकार से वायु, व का हम उच्चारण करते हैं, परंतु ओडिया में जब आप लिखते हो तो उसको क्या होगा, वायु। उसी प्रकार से कविता, व होगा, परंतु ओडिया में कविता। तो हिंदी में और ओडिया में इन दोनों के बीच में थोड़ा बहुत ही अंतर है। हिंदी में कुछ शब्द हमारे ऐसे होते हैं जैसे हम लोग उच्चारण करते हैं या बात करते हैं उसी प्रकार से लिखते हैं, परंतु ओडिया में क्या होता है, हिंदी और ओडिया में यहाँ पर एक छोटा सा अंतर सिर्फ है बच्चों। जो हम लोगों ने हिंदी में व का प्रयोग किया वहाँ हम लोगों ने ओडिया में ब का प्रयोग किया, व और ब, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना। उसके बाद देखिए हम लोगों की जो जीवा है, जो मुंह के अंदर जो जीवा है, उसकी सहायता से हम लोग किस प्रकार से उच्चारण करते हैं। तो जब कुछ शब्दों का हम लोग उच्चारण करते हैं हमारी जीवा की जो नोक होती है वो क्या होता है, पीछे चला जाता है। कुछ जीवा के अग्रभाग से हम लोग उच्चारण करते हैं और कुछ शब्दों का उच्चारण हम जीभ के मझले हिस्से यानी मध्यम हिस्से से भी हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों
आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर जीवा का पिक्चर है। तो इस जीवा के पिक्चर के हिसाब से यानी चित्र के हिसाब से हम लोग अग्रभाग से, मध्य भाग से और पश्चिम भाग से जीवा का किस प्रकार से हम शब्दों का उच्चारण करेंगे, यहाँ पर उसके बारे में कहा गया है। तो सबसे पहले देखिए, हिंदी और उड़िया दोनों में हमारे 3 स का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे कि पहला स है तालव्य स, दूसरा है मूर्धन्य स और तीसरा है दंत्य स। तो इन तीनों का प्रयोग हम उड़िया में भी करते हैं और हिंदी में भी इन 3 स का प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या है, लेकिन इनके उच्चारण में थोड़ा बहुत अंतर है। तो तालव्य स का हम लोग कैसे उच्चारण करते हैं बच्चों? हिंदी में श बोलते समय जीभ के नोक यानी जीभ का जो नोक है, नोक को आप लोग क्या करोगे, तालू के पास हमें ले जाना पड़ता है। उसी प्रकार से दंत्य स जब आप बोलते हो श बोलते समय जीभ दंत मूल के पास चली जाती है। उसी प्रकार से निम्न शब्दों का उच्चारण करते समय हम इस अंतर को देख सकते हैं, जैसे कि राशि, सीसा, शमशान, सस्ता, शाम और एक है शाम। एक शाम जो है आपका शाम का समय और दूसरा जो शाम यहाँ पर दिया गया है, आपके जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद जो है उसके बारे में कहा गया है। तो श और एक है आपका मूर्धन्य स, उसका उच्चारण अधिकतर लोग क्या करते हैं, तालव्य स के जैसा उच्चारण कर देते हैं, जैसे कि धनुष, शेष, अष्टम। तो जब आप मूर्धन्य स का प्रयोग करते हो, बहुत से बच्चे ये छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं। तालव्य स के जगह वो लोग क्या करते हैं, मूर्धन्य स का प्रयोग कर देते हैं, मूर्धन्य स के जगह पर तालव्य स का प्रयोग कर देते हैं। परंतु बच्चों ये छोटी सी बात आप लोग ध्यान रखना, सिर्फ आप जब उच्चारण करते हो तो जीवा की स्थिति के अनुसार अगर आप उच्चारण करोगे तो कभी भी आपका जो 3 स हमारे जो हैं, तालव्य स, दंत्य स और मूर्धन्य स, उनका प्रयोग करते समय कभी भी आपकी कोई भी गलती नहीं होगी। बच्चों ह का उच्चारण हम लोग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, देखिए। ह सघोष है, पर शब्द के अंत में सामान्य रूप से इसका अघोष उच्चरित हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के तौर पर देखिए, 11, 12, राह। स्नेह, श का उच्चारण हिंदी में क और श जैसा होता है, यानी मूर्धन्य स। इन दोनों को अगर आप मिला लेंगे तो हमारा संयुक्ताक्षर आ जाएगा श। जबकि उड़िया में इसका उच्चारण हम लोग कैसे करते हैं, यहाँ पर उदाहरण में देखिए, चक्षु और परीक्षा। तो चक्षु को जब हम लोग हिंदी में लिखते हैं च और क के नीचे हलन देकर स लिखते हैं, परंतु उड़िया में एक छोटा सा अंतर यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों। हिंदी में क हुआ तो उड़िया में आपका क्या हो गया, श हो गया। उसी प्रकार से परीक्षा में जो हम क का प्रयोग करते हैं, उड़िया में उसी प्रकार से आपका श हो गया। तो ये क का यहाँ पर उड़िया में क्या हुआ, श हो गया। और उसी प्रकार से हिंदी का क भी आपका ख में आ गया। परंतु उसका हम लोग जब हिंदी में उसका सही शब्द लिखते हैं तो वो संयुक्ताक्षर जो आपका जो वर्ण है वो क्या है, चक्षु है। और परीक्षा जो क और मूर्धन्य स, ये दोनों वर्ण मिलकर हमारे किस में प्रयोग हो जाते हैं, श में परिवर्तित हो जाते हैं। तो हिंदी में हम लोग क्या लिखते हैं, संयुक्ताक्षर श लिखते हैं, चक्षु। उसी प्रकार से परीक्षा। परंतु आप लोग उड़िया में उसका प्रयोग क्या करते हो, श के जगह पर ख का प्रयोग करते हो। उसी प्रकार से परीक्षा में भी देखिए, ख आधा ख का आपने प्रयोग किया। तो उड़िया में और हिंदी में थोड़ा बहुत ही अंतर है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर अनुस्वर और विसर्ग, इन दोनों का प्रयोग हम लोग किस प्रकार से उड़िया भाषा में करते हैं और किस प्रकार से हिंदी भाषा में भी इसका प्रयोग करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अनुस्वर और विसर्ग,
इनके चिन्हों के बारे में तो आप लोगों को पता है। अनुस्वार यानी सिर्फ एक बिंदी, और विसर्ग यानी यहाँ पर दिया गया है। इस प्रकार से आप लोग 2 बिंदी देकर शब्द में उसका प्रयोग करोगे। तो सामान्यतः अंग और अह के रूप में यहाँ पर लिखा जाता है। इन्हें ना स्वर माना जाता है और ना ही व्यंजन, यानी ये स्वर वर्ण के अंतर्गत नहीं आते हैं और ना ही व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? अयोगवाह कहा जाता है। अनुस्वार का उच्चारण इसके बाद के व्यंजन की नासिक्य ध्वनि की तरह ही होता है। तो विसर्ग ह का अघोष रूप है। तो विसर्ग क्या है? ह का अघोष रूप है। विसर्ग का उच्चारण शब्द के अंत में तथा उपसर्ग के अंत में कहाँ कहाँ पर मैं आप लोगों को बताई? शब्द के अंत में और उपसर्ग के अंत में ह होता है। जैसे कि यहाँ पर कुछ उदाहरण दिया गया है। विशेषतः अधःपतन, जबकि शब्द के मध्य में इसका उच्चारण नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर और एक शब्द लिया गया है, देखिए, दुख। तो बच्चों, यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि अनुस्वार और विसर्ग इन दोनों का प्रयोग हम लोग शब्द में कहाँ पर करेंगे और कैसे इसका प्रयोग हम करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है कि ये जो विसर्ग और जो अनुस्वार है, ये ना आपके स्वर ध्वनि के अंतर्गत आते हैं और ना ही व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इसको थोड़ा याद रखना। तो बच्चों, शब्दों का उच्चारण जब हम करते हैं तो कैसे हम लोग करते हैं? देखिए यहाँ पर 2 वर्णों वाले शब्द। तो यहाँ पर 2 वर्ण का मतलब क्या है? सिर्फ 2 ही वर्ण आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो 2 वर्णों वाले शब्दों के अंतिम व्यंजन का उच्चारण क्या होगा? हलंत होगा। जैसे कि काम, राम, बात। तो बच्चों, इन लोगों का यहाँ पर जो 2 वर्णों का जो प्रयोग किया गया है, आप दूसरा वाला वर्ण यहाँ पर देख रहे हैं। उस वर्ण के नीचे क्या दिया गया है? हलंत का चिन्ह दिया गया है। उसी प्रकार से देखिए 3 वर्णों वाले शब्द। तो पहले हम लोगों ने क्या देखा? 2 वर्णों वाले शब्द, जिसका अंतिम वर्ण जो है उसके नीचे हमने किसका प्रयोग किया? हलंत चिन्ह का प्रयोग किया। उसी प्रकार से 3 वर्णों वाले शब्द के अंतिम व्यंजन में आप लोग क्या करोगे? हलंत का उच्चारण होगा। जैसे कि कमल, कलम। जैसे हम लोगों ने 2 वर्णों में देखा था, उसी प्रकार से हम लोगों ने 3 वर्णों वाले शब्दों के अंत में भी हलंत चिन्ह का प्रयोग हमने किया। उसी प्रकार से 4 वर्णों वाले शब्द में 4 वर्णों वाले शब्दों के दूसरे और अंतिम व्यंजन ध्वनि, वहां पर हम लोग क्या करेंगे? हलंत वहां पर उच्चारित होगा। जैसे कि झटपट, चमचम, मलमल। उसी प्रकार से लास्ट और अंतिम में क्या होगा? अ का उच्चारण नहीं होता है। ये जो अ है वो क्या होगा? आपका साइलेंट रह जाएगा। यानी जब आप शब्द का उच्चारण करोगे वहाँ पर अ साउंड आपका नहीं आएगा। जो ध्वनि जो है वो आपका साइलेंट रह जाएगा, परंतु आप लोग लिखते समय उसका मात्रा के रूप में आप लोग प्रयोग करोगे। तो यहाँ पर हमने देखा 2 वर्णों वाले शब्दों में किस प्रकार हलंत का प्रयोग करेंगे, 3 वर्णों वाले शब्दों में कैसे, और 4 वर्णों वाले शब्द में हम किस प्रकार से हलंत चिन्ह का प्रयोग करेंगे और किस प्रकार से उसका उच्चारण भी हम लोग करेंगे। तो बच्चों, आज हम लोगों ने जो हिंदी भाषा के ऊपर यहाँ पर जो पढ़ा उससे जुड़े हुए कुछ सवाल यहाँ पर देखिए। तो पहला जो सवाल यहाँ पर है, शुद्ध करके लिखो। यानी इन शब्दों में जो आप लोगों को जो अशुद्धियाँ दिख रहा है उसको हम अभी शुद्ध करके लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए,
शमशान, उसके बाद परीक्षा, बारह, देन शाम। तो बच्चों यहाँ पर जो दूसरा सवाल दिया गया है, उड़िया शब्दों को हम लोग हिंदी में कैसे लिखेंगे। पहला वाला शब्द वन, दूसरा वाला कविता, तीसरा चक्षु, अवकाश, उन्नति। तो उड़िया शब्दों को हम लोग हिंदी में कैसे लिखेंगे वो हमने देखा। ऊपर वाला जो शब्द जो हमारा जो लिए गए हैं, किस प्रकार अशुद्ध शब्दों को हमने शुद्ध करके लिखा। बच्चों थोड़ा बहुत अपने कॉपी में लिख लेना। तो बच्चों आज हम लोगों ने अच्छी हिंदी कैसे सीखा उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा। आप लोगों ने बड़े आग्रहपूर्वक और बड़े ध्यान से इस विषय को यहाँ पर सुना, इसलिए मैं आप सभी को धन्यवाद करती हूँ और आज की कक्षा यहाँ तक ही।